गौर सिटी है, इसमें लगभग आज 30,000 जो फैमिलीज जो है उसके अंदर रहती हैं। CXO मंत्रा के इस खास एपिसोड में मिलिए क्रेडाई नेशनल के चेयरमैन मनोज गौर से। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स अभी के दौर पर कितनी जरूरी है? हजारों टन कूड़ा टाउनशिपों में वहीं पे ट्रीट होता है। ये ऑफिस से बैठ के करने वाला बिजनेस नहीं है। आज का वीडियो बेहद ही खास होने वाला है। आज जो हमारे साथ शख्स मौजूद है, उन्होंने लाखों लोगों के घर के सपने को साकार किया है। स्टार्टिंग एकदम जीरो यानी कि स्क्रैच से स्टार्ट किया था और अब खुद का ही शहर बसा दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मनोज गौर, जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गौर्स ग्रुप के, साथ ही क्रेडाई नेशनल के भी चेयरपर्सन हैं। पिछले 3 दशकों से उम्दा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के घर, स्कूल, मेंशन, मॉल बनाकर गौर्स ग्रुप ने रियल एस्टेट में अपना दमखम दिखाया है। आज गौर्स ग्रुप लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है। ये सब सच हुआ गौर्स ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौर के अटूट मेहनत और विजन से, जो सफल बिजनेसमैन, CEO ऑफ द ईयर के साथ साथ क्रेडाई नेशनल के चेयरमैन भी हैं। क्रेडाई ने गौर के नेतृत्व में हाउसिंग पॉलिसीज को रिवाइव करने और जीरो कार्बन प्रैक्टिसेस को कस्टमाइज करने की दिशा में काम किया है। इस इंटरव्यू में जानेंगे कैसे बने मनोज गौर रियल एस्टेट टाइकून। 65,000 यूनिट्स, 45,000 पोजेशंस, 65 रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स देकर कैसे बनाया गौर ने NCR रीजन को और भी खूबसूरत। क्या है इतने बड़े टर्नओवर का राज? देखिए CXO मंत्रा का ये खास एपिसोड। सर, सबसे पहले आपने यूपी से शुरुआत की थी, यूपी से आपने पहली इमारत खड़ी की थी। आज हम फॉर्चुनेट हैं, प्रिविलेज हैं कि इसी यूपी से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ जो है। और 1995 में जब कॉलेज ख़त्म करके जब हम आए तो शुरुआत यूपी से हुई। और यूपी में क्योंकि हम खुद, मेरा जन्म भी यूपी का है और हम रहने वाले भी यूपी के हैं, तो कर्म भूमि कह सकते हैं वो यूपी में रही और आज तक भी वो यही है। सर, 29 साल की लेगेसी को आप कायम रख रहे हैं मजबूती से। आपकी कहानी तो हम जानेंगे ही, साथ साथ हम जानेंगे कि आपकी कहानी में आपके पिताजी की कहानी कितनी अहमियत रखती है। रेलवे से उन्होंने शुरुआत की थी और अब आप रियल एस्टेट में एक बड़ा नाम बन चुके हैं। नहीं, किसी के भी जीवन में उसके जो फादर का रोल होता है वो सबसे बड़ा वो रहता है। और हमारे फादर का भी बहुत ही संघर्ष पूर्ण जीवन रहा, क्योंकि कोई हम बिज़नेस फैमिली से नहीं थे। हमारे फादर के फादर भी रेलवेज़ में जॉब करते थे। 5 भाई थे, क्योंकि वो टेक्निकल बैकग्राउंड से थे, सिविल इंजीनियर थे, तो वो एक सिविल से लगाव शुरू से था। उन्होंने भी बड़े चैलेंजिंग जॉब रेलवेज़ में किए और रिटायरमेंट से 10 साल पहले उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके छोटे काम अपने जो है स्टार्ट किए। धीरे धीरे जो है फिर जब हम बड़े हो गए और मेरा कॉलेज और वो सब ख़त्म हो गया, तो फिर 95 में हमने, पहले वो कुछ और लोगों के साथ काम करते थे, हमने कहा नहीं, हम अपनी कंपनी बनाते हैं गॉडसंस करके। तो गॉडसंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जन्म फिर जो है 20 जनवरी 1995 में तो हमने ये मिलके बनाई। और फिर वहाँ से जो है फिर गॉडसंस के बैनर के तले जो है हमने काम इतना स्टार्ट किया। बिल्कुल सर, अभी तो आपने पूरा एक साम्राज्य खड़ा कर दिया है, लेकिन जो आपका पहला प्रोजेक्ट था, जब आपने बिल्ड किया, तो आपका इमोशनल स्टेटस क्या था? आप इमोशनल थे, भावुक थे, या एक चैलेंज था उसे बेचना? आप कैसे है? तो पहला प्रोजेक्ट हमारा 12 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट था। उस टाइम सिविल इंजीनियर भी हम थे, कंस्ट्रक्शन भी हम करनी थी, कॉन्ट्रैक्टर भी हम थे और सेल्स पर्सन भी हम ही थे। तो सारा जो है वन इन ऑल जो है प्रोजेक्ट साइट के ऊपर ही ऑफिस भी होता था। तो वहाँ से स्टार्ट किया कि आपको जो है कस्टमर्स को सेटिस्फाइड भी करना है कि प्राइवेट आदमी भी अच्छा घर बना सकते हैं और प्लानिंग करनी है। बाई लॉज का बहुत रिस्ट्रिक्शंस था, बाई लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट थे। तो करते करते अगर आज मैं देखूँ 28-29 साल में तो कुछ नहीं हुआ, तो कम से कम 50 से 60 बार जो है हमने बाई लॉज में जो है एसोसिएशन के थ्रू पर्सनल लेवल पे चेंजेस लाए। सर, मेरी एक मेमोरी जुड़ी है आप लोगों के साथ। जब 2019 में मैं पहली दफ़ा नोएडा आई थी, तो मैं गौर सिटी में ही रुकी थी। मुझे लगा यार वाह, बड़ा अच्छा है। फिर उसके बाद मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते गई, मैंने कहा अच्छा, गौर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, गौर गुरुकुल भी है। तो मैंने देखा अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ आपने अफोर्डेबल स्पोर्ट्स हो गया या स्कूल्स हो गए, सब चीज़ अफोर्डेबल कर दिया है। पहला घर हर किसी का सपना होता है, तो उसको आप कैसे साकार कर पाए?
देखिए, ये बात मेरे से बहुत बार पूछी जाती है कि भाई इतने टफ टाइम में भी जो है आप कैसे जो है वो सर्वाइव किया। तो एक जो कंपनी की जो मेन फिलॉसफी थी जो है वो था एंड यूज़र के लिए अफोर्डेबल हाउस कैसे बना सकते हैं। तो उसी को फोकस करते हुए जो ये गॉड सिटी है, इसमें लगभग आज 30,000 जो है फैमिलीज़ जो है उसमें अंदर रहती हैं। तो 2007-8 में भी बहुत बड़ा डिप्रेशन था, प्रॉपर्टीज़ नहीं बिक रही थी। तब हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि भाई आप कोई ऐसी लैंड दो जिसमें हम अफोर्डेबल हाउसिंग बना सकें, मास हाउसिंग बना सकें। तो बाकी सब जगह तो रेट बहुत महंगे थे। नोएडा एक्सटेंशन जगह ऐसी थी जहाँ कोई नहीं आता था और अथॉरिटी ने भी अपने अबंडेंट जगह की हुई थी। तो हमने कहा ठीक है, हमें आदत है कि जो बिल्कुल बेकार लोकेशन है उसे कैसे डेवलप करना है। हाँ। तो उसको हमने करके ये फिर उस टाइम जो है 125 एकड़ और 100 एकड़ 250 एकड़ की करीब ये 2 प्लॉट्स थे, वो उसको लिया। और कॉन्सेप्ट यही था कि अच्छी क्वालिटी और कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और 3 कॉन्सेप्ट हमने डिज़ाइन किए थे उस टाइम जो है, वॉक टू स्कूल, वॉक टू प्ले एंड वॉक टू वर्क। इन तीनों चीज़ों के लिए आदमी को अपनी गाड़ी का यूज़ नहीं करना पड़े। तो सेंटर में हमने 18 एकड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, डे नाइट क्रिकेट स्टेडियम टू फुटबॉल टू आपकी बैडमिंटन। रुचि है स्पोर्ट्स हाँ, में? मैं खुद अपने टाइम में बहुत हमने स्पोर्ट्स में रहा, खेला। टीटी हमने नेशनल लेवल तक भी टीटी खेल। वॉक टू स्कूल कॉन्सेप्ट है कि आज 75% से ज़्यादा बच्चे वॉक करके आते। करीबन 5,000 से ज़्यादा बच्चे उसमें पढ़ते हैं जो। सर, आप मिलते हैं उन बच्चों से या घर खरीदारों से? हाँ, मेरा आज 35 साल पुराना जो मेरा फ़ोन नंबर है वो आज भी है और सारे फ़ोन मैं उठाता हूँ। मेरी ईमेल भी सबके पास है। तो मैं अपने कस्टमर, देखिए कस्टमर्स जो होते हैं आपके, वही आपका बैकबोन होते हैं और वही सक्सेस की किसी भी बिजनेस में, हमारे और उसमें। जब तक आप उनसे 1 to 1 बात करते रहेंगे, जब तक आप उनका सामना करते रहेंगे, तो आपका बिजनेस जो है वो ठीक चलता रहेगा। सर, आप लोगों के इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। वन ऑफ माई फेवरेट प्रोजेक्ट इज गौर गुरुकुलम, जहाँ पर वैदिक की शिक्षा दी जाती है, सनातन धर्म को प्रमोट किया जाता है। आपको क्या लगता है आज के युग में कितना ज़रूरी है अपने रिलीजियस रूट्स में निर्भर रहना, इस पर डिपेंडेंट रहना? नहीं, देखिए रिलीजियस बिलीफ तो हमारे है ही और हमने बहुत पहले डिसीजन लिया कि हर एक टाउनशिप में एक मंदिर जो है ज़रूर बनाया जाएगा। तो हर टाउनशिप में मंदिर बनाया और अब हर टाउनशिप में हम स्कूल बना रहे हैं। जब ये स्कूल बना लिया, माय वाइफ जो है वो हैंडल ऑल एजुकेशन जो है, तो उसी का आइडिया था। उसने स्कूल का क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो उसने 2 बहुत अच्छे काम किए जो कि वी फील प्राउड कि हम बिज़नेस के साथ साथ 2 अच्छे काम भी कर रहे हैं। एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर करीबन 400 लड़कियां जो है फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल के अंदर पढ़ती हैं विद सेम स्टैंडर्ड। तो एक तो वो हुआ, उसके साथ साथ एक हमारे पास प्राइमरी स्कूल था। तो जो हमारी वैदिक शिक्षा थी, हमारे देश में लगभग 1.25 लाख जो है गुरुकुल हुआ करते थे किसी ज़माने में। तो धीरे धीरे जो हमारा संस्कृति रही, चाहे मुग़लों का शासन रहा, अंग्रेज़ों का शासन रहा, तो वो पद्धति एकदम जो है वो ख़त्म हो गई। तो अभी जब हमने किया था तो इसको उज्जैन से हमने जो है एफिलिएट कराया। फिर हमने यहाँ पे 40 बच्चों का एक हॉस्टल बनाया। बच्चे उसी में रहते हैं, अपना पूरा काम भी वहाँ करते हैं और पढ़ते भी हैं, और उसको कंप्यूटर और इंग्लिश से हमने और कनेक्ट किया है। तो दैट इज़ वेरी साइंटिफिक। एक वेद को पढ़ने में लगभग 24 साल लगते हैं। किसी ने सोचता भी नहीं, इतना साइंटिफिक है कि जिस तरह से कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उस तरह से हमारे वेदों में सब चीज़ का जो है ज्ञान है। और वहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे वो डेफिनेटली एक जो है जो रिक्वायरमेंट भी है आज हमारी, तो वो आगे फिर इस चीज़ को फैलाएंगे और हम चाहते हैं कि ये चीज़ और बढ़े। बिल्कुल सर, गॉड्स ग्रुप की बात हो रही है तो गौर मलबरी मेंशन की बात कैसे ना हो। यहाँ आपने अफोर्डेबल हाउसिंग से लेकर जो लग्जरी टाउनशिप क्रिएट की है, अब बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी हो रही है उसमें। अगर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रॉकी और रानी मूवी की शूटिंग इन्हीं के लग्जरी मेंशन में हुई है। हाँ, रॉकी वैसे तो बहुत सारे उसकी हुई है। रॉकी रानी में ज़्यादा फेमस रंधावा हाउस जो बना जो है, उसके बाद से वो जो है और ज़्यादा लाइमलाइट हो गया। एक्चुअली वो भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, वो भी अराउंड 250 एकड़ की एक ऐसी टाउनशिप है जो प्रोबेबली इंडिया में अपनी पहली टाउनशिप है जिसमें हर एक घर जो है वो 10,000 मीटर और 20 से 30,000 स्क्वायर फीट का जो है वो एक घर है। आपने बताया कि इतना ज़्यादा टाउनशिप आपने क्रिएट कर दिया है। सर, इस वक्त क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डेवलपर्स पर लगाम लगाई है, तो आप वो कैसे इंश्योर करते हैं कि कस्टमर्स हम पर भरोसा रखे ही रखे? देखिए, नॉर्थ में क्या हुआ कि नॉर्थ में पूरी इंडिया का लगभग 50% जो रेजिडेंशियल काम हो रहा था वो नॉर्थ में स्टार्ट हो गया। कुछ डेवलपर और कुछ जो है नॉन डेवलपर भी इस फील्ड में आ गए क्योंकि कोई बैरियर नहीं था। मैं 2016 से पहले की बात कर रहा हूँ। 2016 में रेरा आया
तो उसके बाद एक लकीर खिंच गई है कि भाई आप सीरियस लोग ही अब इस बिज़नेस में आ सकते हैं, नॉन सीरियस नहीं आ सकते। उससे पहले कोई क्राइटेरिया नहीं था। तो जो नॉन सीरियस लोग आ गए, जिन्होंने कभी जो है 10 फ्लैट नहीं बनाए, उन्होंने 1000 फ्लैट बनाने शुरू कर दिए और एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, दूसरा शुरू कर दिया, दूसरा कंप्लीट नहीं किया, तीसरा शुरू कर दिया, पार्टनर्स हो गए। तो उससे क्या हुआ, सप्लाई इतनी ज़्यादा आ गई और धीरे धीरे जो है आपके कैश फ्लो के ऊपर प्रेशर आने में लगा, क्योंकि आपको बैंक को भी पैसे देने हैं, अथॉरिटी को भी देने हैं, प्रोजेक्ट में भी लगाने हैं। तो वो प्रेशर धीरे 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 जब तक वो सेल से पैसा आता रहा तो वो तब तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन जब वो डिलीवरी का टाइम आया तो गेम ऐसा कर दिया, कोई गेम स्टार्ट तो हो गया, उसको फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाए और उसकी वजह से पूरे नॉर्थ के क्रेडिबिलिटी ऑफ डेवलपर्स वो बहुत डाउन हुई। लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया, घर खरीदना छोड़ दिया। तो बड़ा सारी चीज़ें का मिक्स हो गया। बैंकों ने फाइनेंस करना बंद कर दिया, अथॉरिटी ने काम रोक दिए, कस्टमर ने पैसा देना बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मिक्स हो गई। ये थैंक गॉड कोविड के बाद जो एक सोच चेंज हुई घर को लेके, तो उसने सिनारियो चेंज किया। हमने भी जो है अमिताभ कांत की रिपोर्ट में जो है क्रेडाई का भी काफ़ी उसमें मीटिंग्स रही। यूपी गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट करके, तो वो एक समिति आई, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वामित्व फंड को इंट्रोड्यूस किया कि जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं, तो अभी बाय एंड लार्ज काफ़ी प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, बारिंग 2-4 बड़े प्रोजेक्ट। और ये जितने भी प्रोजेक्टों की आप प्रॉब्लम देख रही हैं, ये सारे प्रोजेक्ट ये 2016 से पहले वाले। 2016 के बाद लॉ इतना ज़्यादा इंस्ट्रिंजेंट हो गया है कि अब 2016 के बाद जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं उनमें ख़राब होने की गुंजाइश बहुत कम है। दैट्स वाई अभी आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट जो है इतना अच्छा कर रहा है। सर, दिल्ली एनसीआर खासकर जो यूपी बेल्ट के फ्लैट्स अब ज़्यादा पहले के मुकाबले महंगा हो गया, तो क्रेडाई इस पर क्या कर रही है? देखिए, महंगा नहीं हुआ। पहले क्या हुआ था, पहले जो जिस रेट के ऊपर सेल हो रहा था वो उसके एक्चुअल रेट नहीं थे। लोगों ने अपनी कीमत से भी कम करके, हमने भी 2017-18 में हमने ये नहीं देखा कि मेरे को ये फ्लैट कितने का पड़ रहा है। कैश फ्लो बहुत जरूरी था। पैसा जो है बैंक को देना जरूरी, अगर सर्वाइव करना है तो अथॉरिटी को देना है, प्रोजेक्ट टाइम पे बनाना है। तो वो एक जो है जितनी कॉस्ट आ रही है उससे भी कम पे लोगों ने सेल किए। एक्चुअल में जब लोगों ने अपने हाथ जलाए तो रियल कैलकुलेशन भी करनी शुरू कर दी कि भाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी होगी, अपना लेबर कॉस्ट कितनी होगी, टैक्सेशन कितना होगा, जीएसटी इनपुट क्रेडिट बंद हो गया, वो क्या होगा, फिनिशिंग करके आपको देनी है, 4 साल तक मेंटेनेंस भी करनी है, सारे कंप्लाइंस, ग्रीन बिल्डिंग के भी कंप्लाइंस करने हैं, हर साल 2-2 महीने जब काम रुकता है तो उसकी कॉस्ट भी आपको बेयर करनी है। तो ये सब कॉस्टों को जब ऐड करते हैं तो कोई भी बिल्डिंग आज की डेट में सारे कंप्लाइंस पूरे करते हुए वो अब एक रियलिस्टिक वैल्यू पे आ गई है कि जो आप किसी भी हालत में 8,000-10,000 रुपये से कम का अगर आप सेल करते हैं तो आप उस प्रोजेक्ट को पूरा जो है नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको जो है वो आएगी। मतलब मैं हमारे यूथ के लिए पूछूंगी, मैं अभी अपने लेट 20s में हूँ। अक्सर मेरे दोस्तों के साथ मेरी बातचीत होती है कि हम रेंटेड अपार्टमेंट्स में ही रहें कि घर खरीदें या कोई प्लॉट लें। तो आपका इंडिविजुअल स्टेक क्या है इस पर, फ्यूचर को देखते हुए, 10 साल के फ्यूचर को देखते हुए? देखिए, ये आज नहीं, एशियन टाइम से भी जो इसका नाम भी इसलिए हम इसे बोलते हैं रियल एस्टेट, इट समथिंग रियल जो है। और एक घर जो है वो केवल आप रेंट और उसके ऊपर देखिए, आपको बहुत एक कॉन्फिडेंस देता है और घर के साथ सेंटिमेंट्स जो है वो जुड़े होते हैं घर के साथ। तो अगर जीवन में कभी भी मौका मिले तो अपना घर जो है वो ज़रूर होना चाहिए। और अगर इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो आप कोविड में देखिए, कोविड में क्या हुआ, कोविड के बाद जो ये चेंज भी आया है कि लोगों को अब घर जो है वो पहले से ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, बड़ा चाहिए। कि जो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी का डिवाइड कर लीजिए कि जो लोग ओनर थे और जो लोग टेनेंट पे थे, तो ओनर्स के साथ एक अलग बिहेवियर हुआ और जो रेंट पे थे उनके साथ कुछ अलग बिहेवियर हुआ। तो वो उस टाइम लोगों के उसमें मन में आया कि यार अपना घर जो है होना बहुत ज़रूरी। और ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया है। कोविड में कुछ काम नहीं आया, ना आपके शेयर्स काम आए, ना आपकी गाड़ी काम आई, ना कुछ। क्या काम आया? आपका घर काम आया। सर, यूपी में बहुत ज़्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसको लेकर रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ रहा है, क्या है इसका फ्यूचर? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, लोगों की जॉब बढ़ेगी, लोग दूसरी जगह से, इंटीरियर जगहों से शहरों की तरफ आएंगे। तो जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट होता है तो उनको घर चाहिए रहने के लिए। तो गवर्नमेंट की भी अब ये समझ में आ गया कि हम अपनी पॉलिसीज़ को जितना लिबरल करेंगे, जितना ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हम करेंगे और जितना प्राइवेट डेवलपर्स को जो है बढ़ावा देंगे, तो उससे लोगों को एक तो घर ही मिलेगा और ये इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा जो है चक्का है
आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को इतने टैक्सेस और वो मिलते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रियल एस्टेट के अंदर मिलता है। तो ये गवर्नमेंट के लिए विन विन सिचुएशन है कि अगर वो घर बनाती है तो रफली कैलकुलेशन ये है कि 1 लाख रुपए का अगर घर होता है तो सबसे ज़्यादा अर्निंग उसमें गवर्नमेंट की 30,000-35,000 रुपये अर्निंग गवर्नमेंट की किसी ना किसी टैक्स, जीएसटी है या जो है लोगों की सैलरी पर टैक्स कर रहा है, इनकम टैक्स है, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डेवलपमेंट चार्ज के रूप में मिलता है, स्टैम्प ड्यूटी के रूप में मिलता है। तो गवर्नमेंट का भी एक मल्टीप्लायर है उसकी जीडीपी को ग्रो करने का। इससे पहले आपने ग्रीन डेवलपमेंट पर बात की, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, हाउसेस अभी के दौर पर कितनी ज़रूरी है और क्रेडाई क्या कर रही है इस पर? देखिए, जहाँ विकास ज़रूरी है वहाँ पर्यावरण भी ज़रूरी है, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो साथ साथ जो है चल सकती हैं कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते करते डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन अभी जो जितने भी हमारे रूल्स हैं EIA के, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट को बिना EIA क्लियरेंस के आप बना नहीं सकते, तो उसमें हमें 45 पॉइंट पूरे करने पड़ते हैं कि ना केवल आपको बिल्डिंग मटेरियल कैसा यूज़ करना है, आपको पानी के टैप्स जो है वो वाटर टैप वाले यूज़ करने हैं, कितना वाटर रिसाइकिल करना है, कितना वाटर रिसाइकिल यूज़ करना है, किस तरह के पेड़ लगाने हैं, तो ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर अब हर एक बिल्डर के लिए कंपलसरी हैं। तो जो आज की डेट में आप कह सकते हैं जो भी बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा जो है एक रोल रहता है, उसको पूरा डिज़ाइनिंग का। और उसके अंदर एक तो वो मिनिमम हो गया, लोग उससे भी आगे जाके बात करें, जैसे घरों में जितना भी गीला कूड़ा निकलता है वो वहीं पर ट्रीट होके खाद बनता है। तो हमारे यहाँ तो हज़ारों टन कूड़ा टाउनशिपों में वहीं पर ट्रीट होता है और वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो गीला कूड़ा तो वहीं हो जाता है और जो सूखा कूड़ा होता है वो सेलेबल होता है। तो ये विन विन सिचुएशन है। कूड़े को अगर एट सोर्स सेग्रीगेट करके उसको ट्रीट कर दिया जाए तो जो भी लोग इस काम में लगे हुए हैं उनका 50-60% सैलरी उसी से निकल आता है। तो नहीं तो अभी तक तो इतना बड़ा पहाड़ जो है जैसे गाजीपुर में वो लग गया होता है। तो वो क्या हो रहा है, कूड़े को पहले दिन से प्लान्ड है किस तरह से उसको ट्रीट करना है, उसकी मशीनें हैं स्पेशल, उसमें लोग काम करने में लगे हुए हैं। तो वो एक आप देखेंगे तो उस हिसाब से अच्छा डेवलपमेंट जो है हो रहा है। सर, आपने गाज़ीपुर की बात की, हमने देखा है कि यूपी के बंजर से बंजर ज़मीन को आप एक अल्ट्रा प्रोजेक्ट बनाकर आप उभरे। अगर आपको कल गाज़ीपुर दिया जाए या मुंबई का धारावी दिया जाए तो आप क्या करेंगे, उस पर क्या ऐसा कमाल दिखाएंगे? नहीं, डेफिनेटली हो सकता है, कोई ये बड़ी बात नहीं है क्योंकि कभी सोचा नहीं गया। अभी क्या है कि सारा कूड़े को मिला के जो है आपने इकट्ठा कर दिया। एक बार आमिर खान का मैं प्रोग्राम भी देख रहा था, उन्होंने भी एक एग्जांपल दिया कि आप ये कह रहे हैं कि भाई 1 किलो नमक लो और 1 किलो चीनी लो और दोनों को मिला के अब इसमें अच्छा समोसा बना के दिखाओ या अच्छी जलेबी बना, तो कुछ नहीं बनेगा। तो जब तक अब गवर्नमेंट के भी काफ़ी वो आए हैं, बहुत सारे सेमिनार्स भी इसके अंदर होते हैं। आप एट सोर्स जब तक इस कूड़े के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगे, अगर आप एट सोर्स स्ट्राइक करते हैं तो ये आपकी एक इनकम का सोर्स बन सकता है। गाँव अभी जो हेडेक है, ये पहाड़ दिखता है सबको जो है और बीमारियां फैलाता है, वो आपकी एक अर्निंग है। ये तो हजारों करोड़ का बिजनेस है बाहर के देशों में अगर हम जाके देखें, क्योंकि आपने जितना भी गीला कूड़ा है उसमें 70% तो पानी होता है, बाकी बायोडिग्रेडेबल होता है, वो सारा खाद में कन्वर्ट होता है। तो आपको ऑर्गेनिक खाद मिल गई जो कि आप खाम में यूरिया यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, आपकी मिट्टी ख़राब होती है, आपका पानी ख़राब होता है। जो भी आपका प्लास्टिक है वो रिसाइकिल होता है। हार्डली 1 और 2% जो है मेडिकल वेस्ट होता है, उसको आप इंसिनरेटर में जला के 1300 डिग्री टेम्परेचर पे, तो वो वहीं का वहीं सारी चीज़ें। तो माइक्रो लेवल के ऊपर अगर कूड़े को करा जाए, अब गवर्नमेंट कर भी रही है, लोगों में भी अवेयरनेस आई है। ये तो पुराने टाइम का बस उठा के अपने से दूर फेंक दो। तो वो टेंडेंसी जब से प्रधानमंत्री जी आए, इन्होंने भी चलाया स्वच्छ भारत वाला अभियान, तो अवेयरनेस आई है और अब स्कूलों में भी पढ़ाया जाने लगा है। तो आई थिंक जो नेक्स्ट जनरेशन, आपकी जनरेशन है, इसके बाद की जो जनरेशन आएगी, ये कूड़े की समस्या आप बाहर जाके देखो इजीली टैकल की जा सकती है, पर थोड़ा सा सोच और इंफ्रास्ट्रक्चर वो होना चाहिए। बिल्कुल सर, रियल एस्टेट में जो डिजिटल डेवलपमेंट हो रहा है वो कितना ज़रूरी है? क्या आपके मतलब मैं एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से जानना चाहती हूँ। अभी भी हम यही करते हैं कि डेवलपर पर भरोसा होना चाहिए, हम जाके बातचीत करते हैं और फिर हम घर खरीदते हैं। ऑनलाइन बिक्री क्या रेशियो है? जैसे मैंने बताया, इट्स ए रियल एस्टेट। आप ऑनलाइन में जो है कोई साबुन, तेल और पेस्ट और ये तो सब खरीद सकते हैं। इसमें ऑनलाइन में इंक्वायरी हो सकती है, आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं आपके थ्रू जो है सबको एजुकेट भी करना चाहता हूँ कि डोंट बाय ऑनलाइन। ये घर ऐसी, आप ऑनलाइन इंक्वायरी करो, उसका बैकग्राउंड चेक करो, रेरा नंबर चेक करो, बिल्डर के क्या पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन डेवलपर है, कौन प्रमोटर्स हैं।
बट फिजिकल साइट विजिट इज़ मस्ट। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप साइट पे नहीं जाओगे, जैसे ही साइट पे जाओगे आपको एक फील आता है कि किस जगह पे है, लोकेशन है, क्योंकि एक पेड़ को जड़ समेत उखाड़ के दूसरी जगह लगाने के बराबर होता है घर खरीदना जो है, जहाँ आप रह रहे हैं। तो जब आप रहेंगे तो वहाँ पे आपके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, वहाँ मार्केट कहाँ है, वहाँ आप पहुँचोगे कैसे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे है, आपके जो है कोई मिलने आएगा तो ये सब बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो आपको दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। आप एंटायरली डिजिटल भी नहीं हो सकते और एंटायरली फिजिकल भी नहीं हो सकते। या सड़क पे खड़े होकर कोई भी प्रॉपर्टी डीलर या उसका कोई आदमी आपको झूठ भी बोल देता था तो आपके पास कोई काउंटर चेक नहीं होता था। बट डिजिटली नाउ आपके पास एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। जस्ट ए क्लिक ऑफ ए रेरा वेबसाइट यू विल गेट ऑल द स्कैनर भी अभी इनकोड किए गए, आप बार कोड कर सकते हैं। नाउ इट इज मैंडेटरी। कोई भी डेवलपर है वो बिना रेरा नंबर लिए नहीं कर सकता। और रेरा में आपको ना केवल अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देनी है बल्कि एवरी 3 मंथ्स आपको प्रोग्रेस भी करनी है, फंड कैसे आप यूज़ कर रहे हैं, कितनी बुकिंग हुई है, तो ऑल द जो है इंफॉर्मेशन वो आपको मिलेगी। तो रेरा आने के बाद से मेरे को लगता है आम आदमी की परेशानियाँ जो है वो काफ़ी कम हुई है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे ऑडियंस को एक रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव दिया। कुछ आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल हैं। एक रियल एस्टेट टाइकून अपने वीकेंड्स में क्या करते हैं? देखिए, तो टाइकून वर्ड मेरे को अच्छा नहीं लगता। कोई टाइकून नहीं है, हम जो है ज़मीन से जुड़े हुए हैं और रियल एस्टेट का काम करते हैं। अदर वीकेंड तो विद फैमिली के साथ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके सर, आपके ऐसे कोई पुराने फ्रेंड्स हैं जो स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपके दोस्त बने हुए हैं? हाँ, मेरे अभी भी 5th क्लास में जो हमारे साथ पढ़ते थे वो फ्रेंड्स भी अभी 5th में, 8th में, 12th में, कॉलेजेस में, तो वो फ्रेंड ग्रुप अभी भी इंटैक्ट है। उनके भी बच्चे बड़े हो गए, साथ साथ ही बच्चे बड़े हुए, सब वो बच्चे भी आपस में अब फ्रेंड्स हैं। सबका जुड़ाव सबका अभी तक है सबके साथ जो है। आपको क्या लगता है यूपी में भी नहीं, भारत की अगर हम बात करेंगे तो और गॉर्स ग्रुप की जगह है रियल एस्टेट में कि अभी रियल एस्टेट नॉर्मल है? नहीं, अभी तो देखिए जस्ट शुरुआत ही हुई है। अभी तो आप कह सकते हैं कि अभी तो जो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है रियल एस्टेट। अभी तो बहुत कुछ होना है। अभी क्या है कि हम अगर टोटल बात करें तो 5 से 10% भी ऑर्गेनाइज रियल एस्टेट नहीं है। अभी तो जैसे जैसे ये मिडिल क्लास का जो ग्राफ है ये ज़्यादा बढ़ेगा, जितने लोग जो है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, और वो बढ़ता है इकोनॉमी से। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन का जो टारगेट दिया, उसके बाद 10 ट्रिलियन का टारगेट दिया है। तो ये अभी एक बहुत जर्नी अभी स्टार्ट इसके अंदर होनी है। तो अभी तो बहुत, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई 20 साल तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना काम कर सकते हैं, जितना आपके बस की है वो करें। और जहाँ तक गॉड ग्रुप की ऑल ओवर इंडिया वाली बात है, तो मेरा अभी मानना है कि रियल एस्टेट एक लोकल सब्जेक्ट ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट से डील करना है, बाई लॉज कैसे हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड की अवेलेबिलिटी, लैंड रिकॉर्ड्स, हर स्टेट में लैंड के अलग अलग लॉज हैं। तो जब तक आपके पास लोकली काम अवेलेबल है और प्रॉफिट मार्जिन्स अवेलेबल है, तो फिर यहाँ से जो, जैसे कि हम पिछले 30 साल से यहाँ से कहीं जा पाए, जितना काम करना है, जितने पैसे हमारे पास हैं और जितनी हमारी कैपेसिटी है, वो सारा वॉल्यूम हमें यहीं मिल रहा है। तो फिर इसलिए बाहर जो है ज़्यादा जाने का बनता नहीं है। हाँ, रेजिडेंशियल तो हम यहीं करेंगे, कुछ कमर्शियल्स डेफिनेटली जो है मौका मिलेगा तो बाहर भी करेंगे। सर, जाते जाते बस 2 सवाल हैं। हमारी ऑडियंस जो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हैं, फ्यूचर जो रियल एस्टेट में कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए आपका CXO मंत्रा क्या होगा? देखिए, इट्स ए वेरी वेरी सीरियस बिजनेस जो है। आप इसे एक्सपेरिमेंट की तरह जो है वो नहीं कर सकते कि मैं आज करके देख लेता हूँ, नहीं चला तो दूसरा कर लूँ, क्योंकि बहुत ही कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है। आपका अपना, और आप बैंकों से और कस्टमर से लेके सब कुछ दांव पे लगा लेते हैं। तो पहले तो छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, या किसी के साथ मिलके अगर कोई आप काम कर सकते हैं और आपको अच्छा लगे तो फिर, और ये प्रोजेक्ट ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का जो है वो है। ये नहीं कर सकते कि आप 3 साल 4 साल के अंदर, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट साइकिल है, कोई भी दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको बनने में 5 साल लगते हो। आप चाहे मोबाइल ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, कैमरा ले लीजिए, आपके फैक्ट्री में बनता है, आप पैसे देते हैं, खरीद के घर पैक उठा के अपने बैग में साथ ले आते हैं। रियल एस्टेट में आप बुक कराते हो 3 साल 4 साल, और कम से कम 250 आइटमों को मिला के और स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर को मिला के, इट्स ए ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग। इसमें आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यंगर जो लोग हैं उसमें कि कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व ज़रूर हूँ, ये ऑफिस से बैठ के करने वाला बिजनेस नहीं है। तो जब तक आप इसमें खुद इन्वॉल्व होंगे और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं, तो इससे अच्छा बिजनेस भी नहीं है।
जो बेसिक 3 चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये उन तीनों चीज़ों में आता है। इसकी ज़रूरत ना कभी ख़त्म हुई है, ना कभी ख़त्म होगी, और वेरी क्रिएटिव ऑल्सो जो है। आप हर बार जो है कुछ एक नया कर सकते हैं, और बड़ा नोबल भी है कि किसी को घर बना के दे रहे हैं। गॉर्स ग्रुप आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखता है? देखिए, आने वाले टाइम में हमारा जो प्लान है कि जो एक हमारी कोर स्ट्रेंथ है अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने की, एक आम आदमी के लिए जो घर बनाना है, वो तो साथ साथ है ही, लेकिन जिस तरह से लग्जरी की डिमांड एकदम बढ़ी है, तो उसमें भी अभी हमने कुछ प्रोजेक्ट जो है लग्जरी में स्टार्ट किए। वी गॉट ए ट्रिमेंडस, मतलब एक दिन के अंदर पूरा प्रोजेक्ट बुक हुआ, इस तरह के जो है रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो उसमें क्वालिटी, वर्कमैनशिप प्लस टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में टेक्नोलॉजी को फास्ट कैसे कर सकते हैं। पहले हमने कोरियन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, तो जो बिल्डिंग पहले 4 साल में बनती थी वो 18 से 20 महीने में बनने लगी। अभी फिर हमने एक स्टील स्ट्रक्चर के अंदर एक बिल्डिंग बनाई है, तो उसको जो है वो आपका 18 महीने के अंदर, 16 महीने के अंदर 10 लाख फुट की बिल्डिंग कंप्लीट हुई। तो उसमें पहले तो कॉस्टिंग ज़्यादा होती थी, अब कॉस्टिंग जो है वो, क्योंकि अब सेल प्राइस भी बढ़ गया है, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्लस लग्जरी रियल एस्टेट के ऊपर भी कर रहे हैं, और साथ साथ जो है अपना मॉल्स है, होटल्स है। अगले 5 सालों में आपको वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट, चाहे एजुकेशन के अंदर, हॉस्पिटलिटी के अंदर, मॉल्स और लग्जरी हाउसिंग एंड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड लार्ज टाउनशिप प्लॉटेड एरिया की, तो वो देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच जी बिजनेस से खास बातचीत करने के लिए। एक चीज़ जो मैंने आपसे इम्बाइब की है वो है आपकी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, आपने क्या सीखा। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।